इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ स्याही से नहीं लिखी जाती, वो खून और बलिदान से लिखी जाती हैं। आज हम वक्त में पीछे चलेंगे, एक ऐसी ही तारीख की कहानी सुनने। एक ऐसी कहानी जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी और एक ऐसे नौजवान को शहीद बना दिया जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। तारीख थी 23 मार्च 1931 और जगह लाहौर सेंट्रल जेल। कहते हैं पिछली रात आए रेतीले तूफान के बाद सुबह तो शांत थी, पर जेल की दीवारों के अंदर और बाहर हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। तो ये कहानी हमें सुना कौन रहा है? कोई इतिहासकार नहीं, बल्कि एक चश्मदीद, एक पत्रकार जिनका नाम था वीरेंद्र, जो खुद उसी जेल में उसी वक्त बंद थे, और उनकी गवाही हमें उस दिन के सच के बिल्कुल करीब ले जाती है। तो चलिए चलते हैं उस आखिरी दिन के अंदर, घंटे दर घंटे, और महसूस करते हैं उस हवा को जिसमें बेचैनी भी थी और बगावत भी। देखिए, कागजों पर तो फांसी की तारीख 24 मार्च की सुबह तय थी। जेल के अंदर और बाहर पूरा देश मानो सांस रोक कर इंतजार कर रहा था। दिलों पर एक भारी बोझ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी, शायद कुछ बदल जाए। लेकिन फिर 23 मार्च की दोपहर करीब 2 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जेल का नाई, जिसका नाम बरकत था, वो हाँफता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। बरकत ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, सब कुछ खत्म हो गया। उसने बताया कि अंदर से सरदार भगत सिंह ने ही संदेश भेजा है कि फांसी आज शाम को ही हो सकती है। अंग्रेज सरकार देश में उठ रहे गुस्से से इतना डर गई थी कि उन्होंने फांसी को 11 घंटे पहले चोरी छिपे देने का फैसला कर लिया था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन मौत का खौफ कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। दोपहर 2 बजे बरकत की खबर आई। शाम 4 बजे चीफ वार्डर चतर सिंह वक्त से बहुत पहले ही आकर सब कैदियों को उनकी कोठरियों में बंद करने लगा, और फिर शाम को वकील प्राणनाथ मेहता आए। ये सब साफ इशारा था कि अंग्रेजी हुकूमत अपने ही बनाए कानून तोड़ रही थी। अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में एक इंसान क्या चाहता है? भगत सिंह की प्राथमिकताएं एकदम साफ थीं। उन्होंने बरकत के हाथों से एक कंघी और अपना पेन अपने साथियों को भिजवाया। एक सफाई कर्मचारी बेबे के घर से बना खाना खाने की इच्छा जताई थी। अफसोस, फांसी जल्दी होने की वजह से ये पूरी न हो सकी। और उनकी सबसे जरूरी मांग, एक किताब। जब जेल के अधिकारी उन्हें लेने के लिए कोठरी में आए तो भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, बिल्कुल शांत। उन्होंने अधिकारियों की तरफ देखकर कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा था। ये बताता है कि मौत के सामने भी उनका हौसला और ज्ञान की भूख कितनी जबरदस्त थी। और फिर वो पल आ ही गया जब 3 नौजवानों के कदमों की आहट ने जेल की खामोशी को चीर दिया, और उनकी आवाज हमेशा के लिए इनकलाब की गूंज बन गई। एक एक करके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अपनी कोठरियों से बाहर निकले। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने साफ मना कर दिया, ना हथकड़ी पहनेंगे और ना ही चेहरे पर काला कपड़ा डालेंगे। हाथ में हाथ डाले वो तीनों अपनी आखिरी यात्रा पर चल दिए। और जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, उनके लबों से नारे गूंजे, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद हो। पहले एक आवाज, फिर 3, और फिर उनकी आवाज सुनकर जेल के बाकी कैदियों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पूरी लाहौर सेंट्रल जेल इन नारों से गूंज रही थी। फांसी के तख्ते पर पहुंचकर भी वो डरे नहीं, बल्कि भगत सिंह ने वहां मौजूद अंग्रेज मैजिस्ट्रेट की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर मैजिस्ट्रेट, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी बहादुरी से मौत को गले लगाते हैं। और फिर शाम के ठीक 7:33 पर जल्लाद ने तख्ता खींच लिया। भारत के 3 सपूतों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। शायद हम सोचते हैं कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन नहीं। इसके बाद जो हुआ वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता और उनके डर का सबसे बड़ा सबूत है। हुकूमत का डर इतना गहरा था कि उन्होंने उन शहीदों के शव तक उनके परिवारों को नहीं सौंपे। जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और रात के अंधेरे में उनके शरीरों के साथ वो बर्बरता की गई जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। शवों को टुकड़ों में काटकर बोरियों में भरा गया और सतलुज नदी के किनारे ले जाकर मिट्टी के तेल से जला दिया गया। जब तक ये खबर पाकर लोग वहां पहुंचे, पुलिस अधजली लाशें छोड़कर भाग चुकी थी। और जब इस अपमानजनक अंतिम संस्कार की सच्चाई सामने आई तो पूरे देश में शोक और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उस वक्त वहां एक बच्चा भी मौजूद था जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना, I.K. गुजराल। उन्होंने बाद में याद करते हुए कहा, वो मंजर दिल दहला देने वाला था। लोग बस रोए जा रहे थे और ब्रिटिश राज को कोस रहे थे।
अगले दिन जब शहीदों के वो अध जले अवशेष लाहौर लाए गए तो सड़कों पर गम का और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। कहते हैं करीब 3 मील लंबा शोक जुलूस निकला था। हर आंख नम थी और हर दिल में गुस्सा था। भगत सिंह का शरीर तो खत्म हो गया था, लेकिन उनके विचार, वो तो हमेशा के लिए अमर हो गए। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर वो विचार थे क्या जिनके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। अक्सर हम भगत सिंह को सिर्फ बम और पिस्तौल से जोड़ते हैं, पर उन्होंने खुद कहा था क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं होता। क्रांति का मतलब है कि अन्याय पर टिकी ये मौजूदा व्यवस्था बदलनी चाहिए। मतलब उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, उनकी लड़ाई थी हर तरह के शोषण के खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, चाहे वो कोई अंग्रेज कर रहा हो या फिर कोई हिंदुस्तानी। वो सिर्फ एक राष्ट्रवादी नहीं बल्कि एक समाजवादी विचारक थे, जो एक ऐसे आजाद भारत का सपना देखते थे जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण न करे। तो अंग्रेजों ने भगत सिंह के शरीर को तो खत्म कर दिया, पर क्या वो उनके विचार को मार पाए? इतिहास गवाह है। बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं, सल्तनतें ढह जाती हैं, पर विचार वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और शायद यही भगत सिंह की असली जीत है। सवाल यही है, क्या किसी विचार को कभी भी मारा जा सकता है?